नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। ये लल्लन टॉप शो, ये बयान कि आप देखना शुरू कर चुके हैं 1000वीं बार किया जा रहा है। एक टीवी शो की यात्रा के लिहाज से ये एक अहम नंबर है, एक अहम पड़ाव है। एक डिजिटल के लिए क्रिएट किया गया न्यूज़ शो जो अपने 1000वें एपिसोड तक पहुंच गया। और ये मुमकिन क्यों हुआ? ये मुमकिन 2 वजहों से हुआ। पहला, आपका भरोसा। हम जब भी चुनावी कवरेज के लिए या किसी दूसरे कवरेज के लिए या किसी इवेंट के सिलसिले में आपसे मुखातिब होते हैं, तब आप इस शो का जिक्र करते हैं। और दूसरा, ये शो मुमकिन हुआ है इस शो को लिखने वालों की वजह से। राइटर्स, रिसर्चर्स, प्रोड्यूसर्स, वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक्स और कैमरा की टीम के हिसाब से इस शो ने कई रूप रंग बदले हैं। आपने गौर किया होगा, पहले हमारा स्टूडियो अलग था। जब हम चुनावी दौरे पर जाते थे तब ग्राउंड से भी शो किया करते थे और अब इस पृष्ठभूमि में करते हैं। आपको लल्लन टॉप शो के 1000वें एपिसोड की बहुत बहुत बधाई। इस 1000वें एपिसोड तक आते आते सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे कई साथियों ने शो प्रस्तुत किया है। उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। आइए शुरू करते हैं आज का लल्लन टॉप शो। पलायन, यह हमारे देश का सार्वभौमिक सच है। किसी और की क्या कहूँ, मैं ही सबसे पहले महज 4 साल का था तो गांव से पलायन करके शहर गया पढ़ाई के वास्ते। शहर से पलायन करके बड़े शहर गया पढ़ाई के वास्ते। उस बड़े शहर से देश की राजधानी में आया पढ़ाई के वास्ते और फिर नौकरी के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर गया। तो ये मेरे हिस्से का सत्य है और ये सत्य करोड़ों भारतीयों का सत्य है। लोग रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए इस तरह से पलायन करते हैं। इसमें एक ऑप्शन भी होता है, इच्छा भी होती है, हमेशा मजबूरी नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी और नौकरी या रोजगार या कारोबार के लिए भी। लेकिन एक पलायन मजबूरी में होता है, जान बचाने की मजबूरी। कश्मीर घाटी में बीते दिनों कश्मीरी पंडितों और दूसरे राज्य से आए हिंदुओं को और कश्मीर के ही कुछ मुस्लिमों को भी जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उसने न सिर्फ लोगों के मन को भय से भर दिया है, बल्कि केंद्र सरकार के इकबाल पर भी, सरकार के इकबाल पर सवालिया निशान लगाया है। लल्लन टॉप शो के आज की बड़ी खबर में बात इस पर करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। दंगाइयों का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का है, जहां आज सड़कों पर जमकर पत्थरबाजी हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर पर की गई टिप्पणी से नाराज कुछ लोगों ने पहले तो जुमे की नमाज के बाद दुकान बंद रखने का ऐलान किया था। फिर इलाके में बंद को लेकर बाकायदा पोस्टर लगाए गए। आज जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग बेकनगंज के यतीम खाना इलाके में स्थित दुकानों को बंद कराने लगे। कुछ लोगों ने दुकान बंद करने से इनकार किया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया और फिर ये विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। सड़कों पर पथराव शुरू हुआ, फायरिंग भी हुई। और हिंसा की ये घटना उस वक्त हुई जब बगल के जिले कानपुर देहात में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति काबू में की। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि शासन ने घटना को गंभीरता से लिया है। मौके पर 12 कंपनी पुलिस बल और 1 प्लाटून पीएसी की भेजी गई है। अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में शामिल लोगों की पहचान कर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की हरकतों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ये सबके लिए एक नज़ीर बने, एक उदाहरण बने। यदि कोई आहत है, यदि किसी को किसी से नाराज़गी है,
तो कोर्ट का रास्ता है। अगर सड़क पर उतरेंगे, पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग करेंगे तो उसका जवाब कानून की भाषा में और सख्ती के साथ ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करना, ये किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कोई कितना भी आहत क्यों ना हो। ये दिन का वीडियो था। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों की। देश में पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 10 लोगों की मौत हुई। इनमें से अकेले केरल में 1370 नए केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिक मामलों वाले 5 राज्यों को खत लिखा है। कौन से राज्य हैं ये? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने पत्र में इन राज्यों को निर्देश दिया कि कोरोना की निगरानी करें ताकि संक्रमण के प्रसार को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सके। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे जीबीसी यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए, जहां उन्होंने करीब 80,000 करोड़ रुपए की 1400 से ज्यादा औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 10 वर्ष में ये यूपी ही होगा जो 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ को मोमेंटम देगा। सुनिए। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। और आप जिस संकल्प को लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनकी समझ, उनका समर्पण आपके सभी सपने, संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2018 में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए थे। इसके बाद 2 बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी आयोजित हुई, जिसमें इन प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई की खबर मिली। आज तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रदेश में आपका निवेश सुरक्षित होगा और यूपी सरकार इन्वेस्टर्स को हर किस्म का संरक्षण देगी। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा से यह कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है। 1400 से अधिक जो निवेश की परियोजनाएं हैं, इनमें डाटा सेंटर की हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कई बड़े उद्योगपतियों ने यूपी में इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे करीब 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने 40,000 करोड़, हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी ने डेटा सेंटर को लेकर हर साल 1,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद भी अपना दायित्व पूरा किया। कहा कि उद्योगपतियों को काशी आना चाहिए। मैं काशी का सांसद हूं, इसलिए आपसे कहूंगा कि मेरी काशी देखकर आइए, ये बहुत बदल गई है। तीसरी सुर्खी ये अमेरिका से आई। 2 जून को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम यानी दुनिया भर में धार्मिक आज़ादी का जो हाल है, इसको लेकर USCIRF की एनुअल रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों का जिक्र किया गया है। साथ ही कुछ राज्यों की सरकारों के फैसलों पर भी सवाल खड़े किए गए। पहले बात रिपोर्ट की। रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए लिखा है कि अक्टूबर 2021 में भारत की कर्नाटक सरकार ने राज्य में चर्चों और पादरियों के एक सर्वेक्षण का आदेश दिया। साथ ही पुलिस को कहा गया कि वो ईसाई धर्म को अपनाने वाले हिंदुओं को खोजने के लिए घर घर जाकर जांच करे।
इसके अलावा जून 2021 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए लागू करेंगे, जो किसी भी उस व्यक्ति को हिरासत में लेने की इजाज़त देता है जिसके किसी भी काम से राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। इसके बाद योगी ने 500 से ज़्यादा अधिकारियों की एक टीम बनाई जिनका मकसद धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल रहे लोगों को पकड़ना था। ये रिपोर्ट का अंश है। रिपोर्ट जारी करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़े हैं। अपने संबोधन में भारत का जिक्र करते हुए एंटनी ब्लिंकन ने कहा, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति कैसी है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार कहां कहां खतरे में हैं। उदाहरण के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और कई धर्मों का घर माने जाने वाले भारत में लोगों और उनके धार्मिक स्थानों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। ब्लिंकन की टिप्पणी पर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। भारत सरकार ने इसे पक्षपातपूर्ण और वोट बैंक की राजनीति बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हम आग्रह करेंगे कि मोटिवेटेड इनपुट और पक्षपातपूर्ण विचारों के आधार पर आकलन से बचा जाए। स्वाभाविक रूप से बहुलवादी समाज के रूप में भारत धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को महत्व देता है। अमेरिका के साथ बातचीत में हमने लगातार वहां के मुद्दों को उठाया है जिसमें नस्लीय और जातीय हमले, हेट क्राइम और बंदूक की हिंसा शामिल है। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में 3 जून यानी आज की शाम गृह मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, रॉ के मुखिया सामंत गोयल, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह समेत सेना के भी कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। टारगेट किलिंग और घाटी से पलायन की तस्वीरों ने केंद्र सरकार के माथे पर बल ला दिया है। मीटिंग के अंदर की जानकारी तो बाहर नहीं आई, पर इतना जरूर पता चला कि आतंकवादियों से निपटने की रणनीति बनाई जा रही है। और ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, इसे समझने के लिए जरा तारीख नोट करते चलिए, नाम याद करते चलिए। 7 मई की तारीख, नाम कांस्टेबल गुलाम हसन डार। 9 मई 18 साल का स्टूडेंट शाहिद गनी डार। 12 मई कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट। 12 मई ही कांस्टेबल रियाज अहमद। 17 मई रोजी रोटी के लिए कश्मीर गए रंजीत सिंह। 24 मई कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी। 25 मई टीवी कलाकार अमरीन भट्ट। 31 मई स्कूल टीचर रजनी बाला। 2 जून राजस्थान के बैंक कर्मचारी विजय कुमार और 2 ही जून को बिहार के मजदूर दिलखुश। बीते 1 महीने के भीतर ये वो 10 लोग हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने मार डाला। निशाने पर कौन थे? जिन्होंने कश्मीर में तिरंगा उठाया। सुरक्षा बल के स्थानीय जवान, कश्मीरी पंडित, नौकरी और रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य से आए लोग। एक के बाद एक ये टारगेट किलिंग हुई, मतलब दहशत बनाने के लिए चिन्हित करके आतंकवादियों की तरफ से हत्याएं की गई। कौन है ये लोग? गुलाम हसन डार अपनी बाइक से जा रहे थे। 7 मई को वो श्रीनगर के डॉक्टर अली जन रोड के एवा ब्रिज के पास पहुंचे। आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। आतंकवादियों ने जब उन पर गोलियां चलाई तब वो निहत्थे थे। डार को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। फिर 9 मई को शोपियां के पंडोशन इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। आतंकवादियों ने फायर खोला। 18 साल के छात्र शाहीन गनी डार की इस फायरिंग में मौत हुई। एक जवान भी घायल हुआ। 12 मई को 36 साल के कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को उनके दफ्तर में घुसकर गोली मार दी गई। बड़गाम का चड़ूरा इलाका था ये। राहुल भट्ट वहीं के तहसीलदार दफ्तर में राजस्व अधिकारी थे। 12 मई को ही कांस्टेबल रियाज अहमद को उनके घर के पास गोली मारी गई। पुलवामा जिले के गुडूरा गांव के रहने वाले थे। 17 मई को बाइक सवार 2 आतंकवादियों ने बारामूला के दीवान बाग के पास एक वाइन शॉप पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में रंजीत सिंह की मौत हो गई। वो जम्मू के रजौरी जिले के रहने वाले थे और घटना से सिर्फ 13 दिन पहले रोजगार की तलाश में कश्मीर गए थे। फिर 24 मई को श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकवादियों ने पुलिस कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी पर गोलियां चलाईं। आतंकवादियों ने कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी पर उस वक्त गोली चलाई जब वो अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे। 7 साल की बेटी भी इस हमले में घायल हुई। 35 साल की अमरीन भट्ट टीवी आर्टिस्ट थी। 25 मई को बडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों ने
घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी। रजनी बाला कुलगाम के गोपालपुर के एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। 31 मई को आतंकवादियों ने स्कूल में घुसकर उन्हें गोली मारी। गोली मारने से पहले बाकायदा नाम पूछकर पहचान की गई। 29 साल के विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। कुलगाम में इलाकाई देहाती बैंक में पीओ के पद पर पोस्टेड थे। 2 जून को एक आतंकवादी ने बैंक में घुसकर पिस्टल से उन्हें गोली मारी और 2 जून यानी बीते दिन की ही रात में विजय कुमार की हत्या के बाद आतंकवादियों ने एक और निशाना बनाया। बडगाम में ईंट भट्टे में काम कर रहे प्रवासी मजदूर दिलखुश कुमार पर गोली चलाई गई, उनका कत्ल कर दिया गया। सिर्फ 17 साल के दिलखुश कुमार बिहार के अररिया ज़िले के रहने वाले थे। उनके साथ एक और प्रवासी मजदूर गुरी को गोली लगी, उनका इलाज चल रहा है। इन हत्याओं की मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल क्लियर है। पुलिस वालों को तब मारा जब वो निहत्थे थे, बाकी लोगों को सरेआम निशाना बनाया। घटना में कई जगह असॉल्ट राइफल के बजाय पिस्तौल इस्तेमाल की गई। इसे छिपाना आसान होता है। सुरक्षा जानकारों ने इस चीज़ पर ध्यान दिलाया। झुंड में हमले नहीं हुए, 1 या 2 आतंकवादियों ने हत्याएं की। सेना से लड़ने के बजाय, क्योंकि वहां तो मुंह की खानी पड़ती, दहशत के लिए नया तरीका अपनाया। इस तरह की टारगेट किलिंग के पीछे की 3 वजहें बताई जा रही हैं। पहली, पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जो पहले बड़े लोगों को निशाना बनाते थे, अब सुरक्षा कारण से उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में सामान्य लोगों को हताशा में निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा, पहले कश्मीर में नौकरी और सरकारी ठेके में कुछ खास लोगों का दबदबा होता था, सिंडिकेट चलता था। दावा है कि अब काम पारदर्शी तरीके से हो रहा है। ऐसे में जो सिस्टम से बाहर हो गए वो सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी वजह, इस तरह की हत्याओं से लोगों को डराया जा रहा है ताकि लोगों का सरकार पर भरोसा कम हो जाए। 370 हटने के बाद बाहर के लोगों की कश्मीर में आने के विचार पर भी वो चोट करना चाहते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ हद तक आतंकवादी फिलहाल अपने इस मकसद में कामयाब दिख रहे हैं, डर पैदा करने के मकसद में। कश्मीरी पंडितों के पलायन की तस्वीरें हमने 1990 के दौर में देखी थी। जब पिछले दिनों कश्मीर फाइल्स फिल्म आई तो नए सिरे से इस पर बात हुई। 2022 में भी तस्वीरें आ रही हैं। संख्या भले ही वैसी ना हो, लेकिन दर्द तो एक भी पलायन का वैसा ही होता है। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके मारा गया तो बड़ी संख्या में उन्हें घाटी में अपनी दुकान मकान सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। तब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी, बीजेपी और लेफ्ट दलों के सपोर्ट से। राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार चल रही थी, जिसे बाद में बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जगमोहन को राज्यपाल बनाया गया और इस हालात तक आने के लिए जिस बड़ी घटना को जिम्मेदार ठहराया जाता है, 1987 के विधानसभा चुनाव में हुई रिगिंग यानी भ्रष्टाचार, उस वक्त कांग्रेस की सरकार चल रही थी। तो हमाम खाना है जहां पर सबकी हालत कैसी है आपको दिख रहा है। अब क्या तब्दीली है? अब इकलौता जो फर्क दिख रहा है वो ये कि प्रशासन मूक दर्शक नहीं बना हुआ है 1990 की तरह, ना तो सुरक्षा बल ना ही नागरिक प्रशासन। फिलहाल की स्थिति क्या है? वहां पर एलजी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है और एलजी उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उसके मुखिया होते हैं। बीजेपी के नेता रहे मनोज सिन्हा एलजी हैं। अभी वहां चुनाव नहीं हुए हैं तो सूबे की कमान उन्हीं के हाथ में है। परसीमन और तमाम काम चल रहे हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव हो चुके हैं। मनोज सिन्हा रिपोर्ट करते हैं होम मिनिस्ट्री को, केंद्र सरकार की। तो अब निशाने पर यानी आलोचना के केंद्र में केंद्र सरकार है। जिन कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है या कश्मीरी हिंदुओं की, उनकी प्रतिक्रिया सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। आज जो हालात है कश्मीर में वो 90 से बदतर है इस वक्त। 90 के बाद उसके बाद हमारे बच्चे गए 2011-12 में वहाँ जॉब पीएम पैकेज में जो लड़के लगे, थोड़ा वो 2-3 साल हालात ठीक थे। अब इस वक्त हालात ऐसे हो गए, हमारे बच्चों को इस वक्त उन्होंने बंद करके रखा उधर। और इस वक्त जो वहाँ किलिंग हो रही वो इस वक्त सिर्फ हिंदुओं की किलिंग, कश्मीरी पंडित जो बाहर के हैं हिंदुओं को वो चुन चुन कर मारते हैं इस वक्त। और हमारी यही रिक्वेस्ट है एलजी गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो हमारे बच्चे हैं वहाँ पीएम पैकेज में जो लगे हैं उनको यहाँ तुरंत शिफ्ट करें। वहाँ उनको बंदी रखकर उन्हें बंद किया कैंपों में। तब तक जब तक हालात ठीक नहीं होंगे तब तक हमारे बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे।
जो कश्मीर के इस वक्त हालात है वो तो नेचुरली बहुत ही ख़राब हैं। 90 में देखा था हमने और सुना भी था कि काफ़ी ख़राब है कि मिलिटेंट अटैक करते हैं, मार रहे हैं। लोगों को प्रूफ चाहिए था, वो अब पूरी हिंदुस्तान में प्रूफ मिल गया कि हम वहाँ पे मिलिटेंट किलिंग कर रहे हैं। तो इससे दुर्भाग्य जो हमारा ख़राब है वो अभी भी ख़राब ही चल रहा है। ना ही आम पब्लिक सेफ़ है और ना ही लोकल वहाँ पे सेफ़ है और ना ही कश्मीरी पंडित सेफ़ हैं। तो इसमें कश्मीरी पंडित हो चाहे लोकल हो तो गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए जिससे कि उनको सेफ रखा जाए और जो कश्मीरी हमारे भाई हैं वहाँ पे उनको तुरंत यहाँ पे जम्मू में शिफ्ट किया जाए। और जिस प्रकार से आप यहाँ पे अभी आप हालात देख रहे हो, यहाँ पे पूरा अभी सन्नाटा छाया हुआ है। 90% एम्प्लॉयज यहाँ से पलायन कर चुके, क्योंकि कल तक हमने एटलीस्ट उनको रोक के रखा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी हिम्मत टूट गई। जिस प्रकार से कल बैक टू बैक किलिंग्स हो गई, पहले राहुल भट्ट जी की, फिर अमरीन की, फिर हमारे फौजी भाइयों की, पुलिस की, तो कल फिर विजय कुमार की जो किलिंग हो गई, तो उन्होंने पूरी हिम्मत उनकी टूट चुकी, क्योंकि अब सिक्योरिटी पे उनका कोई विश्वास नहीं रहा। जो झूठे आवे सरकार दे रही है उन पे कोई विश्वास नहीं रहा। एलजी साहब पे उनको कोई विश्वास नहीं रहा। उनकी अगर आशा थी, मोदी जी गृह मंत्री उन्होंने भी हमारी आशाओं पे पानी फेर दिया। तो आप देख रहे हैं 90% यहाँ से सब पलायन करके भाग गए हैं और हमें लगता है कि ये पलायन का दौर फिर से यही मटन से नहीं, अक्रॉस द वैली अगर आप देखेंगे सब जगह से पलायन शुरू हो गया और वो जम्मू पहुंच गए। कुछ कश्मीरी पंडित इसे 1990 के दौर से भी बुरा बता रहे हैं। टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर डिवीजन में नौकरी कर रहे इन पंडितों को आशंकाओं ने भर दिया है। उनके इन बयानों में न सिर्फ गुस्सा है बल्कि केंद्र सरकार पर टूटे हुए भरोसे की बात भी सामने आती है। असुरक्षित माहौल में इन्हें अब सरकार के आश्वासनों पर यकीन नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि स्थिति को जल्द नियंत्रण में लाया जाएगा। पिछले साल कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन सरकार ने तब कंट्रोल कर लिया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद दावा किया जा रहा था कि घाटी में जिंदगी पटरी पर लौट आई, लेकिन बेकसूरों की हत्याओं ने सारे एतबार को फिलहाल हिला दिया है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही कश्मीरी पंडित लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच उन्हें पुलिसिया बल को भी झेलना पड़ा। उनकी मांग है हालात सामान्य होने तक सरकार घाटी में सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे कश्मीरी पंडितों का ट्रांसफर जम्मू डिवीजन में कर दे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस सिलसिले में प्रदर्शनकारियों की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन ट्रांसफर को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि कश्मीर में अल्पसंख्यक पंडितों की पोस्टिंग सुरक्षित जगहों पर की जा रही है। रिमोट एरिया, दूरस्थ इलाकों की जगह जिला मुख्यालयों में तैनाती होगी। कश्मीरी पंडित कहते हैं कि बात हमारी मांग में शामिल ही नहीं है। सुनिए। अब हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारी अभी तक डिमांड थी कि हमें रिलोकेट किया जाए। अब वो रिलोकेशन की डिमांड मास माइग्रेशन में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हमें सरकार से उम्मीद थी कि वो कुछ आर्डर निकालेगी ऐसे कि फिलहाल हमें जम्मू लेगी, वहाँ पे हम अपनी नौकरी करेंगे और जब यहाँ पे हालात साजगार होंगे हम वापस आएंगे। लेकिन आज तक सरकार का हमने वेट किया, एलजी साहब से मीटिंग भी की, फिर उन्होंने एक और ट्वीट भी किया, जवाब भी दे दिया कि आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर पर रखेंगे। वो हमारी डे 1 से डिमांड थी ही नहीं। तो आज जो मीटिंग बुलाई गई है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, क्या एक्सपेक्टेशन नहीं, हम चाहते हैं कि अगर अभी भी वो संज्ञान ना ले, ये इस मास माइग्रेशन के बाद भी ये हालात देख के भी कोई हमारे बारे में संज्ञान न ले, तो ये दुर्भाग्यपूर्णता की बात है। तो हम कहेंगे ये हमारी बदकिस्मती है, तो उसमें इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कहेंगे सर। मांगे न माने जाने और दिन पर दिन बढ़ती हत्याओं ने नए सिरे से पलायन को जन्म दिया है। पीएम पैकेज से मिले अनंतनाग के मट्टन इलाके में जो पंडितों की कॉलोनी है, वहां पर सन्नाटा पसरा दिख रहा है। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर हैं। घरों पर ताले लटके नजर आ रहे हैं। 90% लोग घरों में ताला लगाकर जम्मू रवाना हो गए। अब ऐसी तस्वीरों के बाद क्या होता है? विपक्ष की प्रतिक्रिया आती है, बीजेपी पर हमला होता है। सुनिए। तो ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे, 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले, चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहां राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उन्हें रैली निकाली। अब हम वहां जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहां के राज्यपाल को बोलना चाहिए, आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अपने अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो आम जनता कैसे देंगे? वह हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन? विपक्ष हमलावर है तो स्थानीय बीजेपी नेता भी चिंतित हैं। वो भी 1990 के हालात से तुलना कर रहे हैं। सुनिए सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे कविंदर गुप्ता को, बीजेपी के नेता। राज्य प्रशासन ने उसके लिए कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से
1990 की तरह आज फिर से माइग्रेशन कुछ शुरू हो गई है, एयरपोर्ट्स पर लोग पहुंचने वाले हैं। जल्द एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करने की जरूरत है। आज गृह मंत्रालय द्वारा मीटिंग की जा रही है और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। हथियारों को सभी जमा करवाएं और उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन हो, और उसके साथ ही कुछ जो एक्सपर्ट है इस मामले में उन ऑफिसर्स को, उन लोगों को यहां पर लगाने की जरूरत है, ताकि ये मामला लंबित ना हो। 2 साल की जो मेहनत, जिसमें पत्थरबाजी का बंद होना, पाकिस्तान प्रस्त लोगों को नकेल कसना और सभी जो रोजमर्रा के बंद हुर्रियत के कैलेंडर, आज इस सब पर शांति बहाली तो हुई थी, लेकिन पिछले 20 दिनों से इस प्रकार की हत्याओं का सिलसिला आम व्यक्ति को और पूरे देश भर में एक गलत मैसेज जाता है। उम्मीद करनी चाहिए कि सुरक्षा बलों पर विश्वास के साथ और गृह मंत्रालय की जो विल है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, जल्द ही इस पर कोई एक्शन होगा और ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। कि नई रणनीति बनाने की जरूरत है। हम सब जानते हैं सरकार चलती है लोगों के भरोसे से, भरोसे के दम पर ही बनता है सरकार का इकबाल। जब आए दिन बात जान पर हो जाए तो फिर इस इकबाल की बुलंदी में कमी आती है। नरेंद्र मोदी सरकार की सीधी जिम्मेदारी है कि वो घाटी में सुरक्षित माहौल दे, सुनिश्चित करे कि पाकिस्तान और उसके द्वारा समर्थित आतंकवादी समूह और उनका सपोर्ट करने वाले कश्मीरी जो लीडर्स हैं या जो कश्मीरी गुट हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक बात और है जिस पर गौर करना चाहिए कि जो कश्मीर घाटी के नेता हैं, जो वहां के नुमाइंदे हैं, वो इन पर क्या कर रहे हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो या फिर उमर अब्दुल्ला की। हर घटना पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन बंधे बंधाए शब्दों में हमले की निंदा करते हैं, मौत पर दुख जताते हैं, कभी सीधे तौर पर आतंकवादियों को कुछ नहीं कहते, कभी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की खुलकर आलोचना नहीं करते। सालों तक सत्ता में रहे नेता अगर अपने ही नागरिकों के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो फिर उनकी राजनीति, उनकी प्राथमिकता भी संदेह के घेरे में आती है। राजनीति से इतर सेना और सुरक्षा बलों की पहली फिक्र क्या है? इस तरह की हत्याओं को रोकना और आतंकवादियों के इस मॉड्यूल का सफाया करना। अगले 8 जून को श्रीनगर के पास मौजूद खीर भवानी मंदिर में बड़ा मेला लगना है। हर साल लगता है, कोविड की वजह से पिछले 2 साल आयोजन नहीं हो पाया। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित इस मेले में शामिल होते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की जरूरत है। 30 जून से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। 2.5 लाख लोग अब तक रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। हम जानते हैं अमरनाथ यात्रा भी आतंकवादियों के निशाने पर रहती है। 2017 में हुआ आतंकवादी हमला हर किसी को याद होगा। इसलिए मौजूदा स्थिति में सुरक्षा का चाक चौबंद होना जरूरी है। केंद्र सरकार इसको लेकर कई कड़े फैसले लेगी, उन पर अमल करेगी और इसके साथ साथ उस पॉलिटिकल प्रोसेस को भी आगे बढ़ाएगी जिसके तहत चुनाव हो, ताकि जनता के चुने हुए नुमाइंदे भी आएँ और वो एक, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, कि प्रेशर एब्जॉर्बिंग ग्रुप का काम करें, आकांक्षाओं को परिणित करें और आतंकवादी उनसे उन्हीं की भाषा में निपटा जाए बिना किसी रियायत के। ऐसी हमारी एक नागरिक के तौर पर उम्मीद है। आखिर में शो में होती है सोशल मीडिया ऐप कू पर पूछी गई राय और आपके उस पर जवाब। हमने सवाल पूछा कि क्या कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम हो रही है? हाँ कहने वाले की संख्या है 81% और नहीं कहने वाले 19%। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।